ठीक, तुमने टेस्ट में अच्छा किया, सभी का ठीक ठाक टेस्ट किया है। अब टेस्ट को छोड़ करके अब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे मेहनत कीजिए। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो भी लगभग हाफ पार्ट के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इस पे मेहनत कीजिए। हाँ, एनसीईआरटी को प्रॉपर पढ़िए, हम लोग पढ़ भी रहे, और मेनली आप डॉक्टर अली से क्वेश्चंस बना लीजिएगा। मेनली आप डॉक्टर अली और पियर्सन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेल वाला चैप्टर कई बार पढ़ा, दो दो बार टेस्ट भी दे दिया, तो मेरे वजह से सेल में तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम जब तुम्हारा एग्जाम का टाइम आएगा तब एक बार केवल रिवीजन कर लो, एक बार केवल एनसीईआरटी पढ़ लोगे, इनफ है। मैं हर बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी ही मेन की। आपको एक ही बार डॉक्टर अली बनाना है, एक ही बार पियर्सन बनाना है, एक ही बार बनाना है, दोबारा नहीं बनाना। जो क्वेश्चन नहीं बनते उसको स्टार मार करके छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बनते स्टार मार करके छोड़ दीजिए, बाद में केवल उसी क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। जो डिफिकल्ट है या नहीं बने, थोड़ा से कंफ्यूजिंग थे, स्टार मार करके छोड़ दीजिए, बाद में रिवीजन में केवल वो क्वेश्चन बना लिया कीजिए और केवल एनसीईआरटी पढ़ लिया कीजिए। अब 4 बार थोड़ी ना डॉक्टर अली बनाइएगा, ये तो टाइम वेस्ट होगा। आपने एक बार डॉक्टर अली पियर्सन को अच्छे से बना लिया तो दूसरे बार बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरे बार आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना, हो गया दूसरा चैप्टर में। हाँ, ऐसे ही करना है हर चैप्टर में, ऐसे ही आप हर चैप्टर में करते जाइएगा तो हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग टेक्स्ट सो मच टाइम, यही तो मैं बोल रहा हूँ, और बिना एनसीईआरटी का कुछ हो नहीं सकता। तो एनसीईआरटी में अब जब भी तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नया चीज मिलेगा। मतलब तुम्हें एक बार एनसीईआरटी पढ़ा तो अब तुम्हें लग रहा है ये तो चीज मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था, ये तो मैंने एनसीईआरटी में देखा ही नहीं था, ये तो नया चीज आ गया। तुम फिर से पढ़ोगे तो तुम्हें फिर से कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि एनसीईआरटी में तो नया पॉइंट्स लिखा है भाई, हमें तो दिखा ही नहीं था। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अब जितने बार हो सके एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, टाइम लगे अच्छी बात, टाइम लगना तो अच्छी बात है, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो दोबारा कम टाइम लगेगा, फिर पढ़ेंगे कम टाइम लगेगा और कम टाइम लगेगा, लेकिन आपको बिना एनसीईआरटी आगे नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कोई बुक पढ़ना भी तो नहीं है। चलिए, तो पूजा की छुट्टी आई थिंक सभी बच्चे जैसा बोल रहे कि 13, 14, 15 ना, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही छुट्टी होगी, बाकी देखा जाता है। चलिए, तो हम लोग आगे में प्रोटेस्टा को करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोटेस्टा में, ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं पिछले क्लास का। सबसे पहला जो प्रोटेस्टा से क्वेश्चन बनेगा कि इस किंगडम को बनाया किसने था, पहला क्वेश्चन प्रोटेस्टा से बनेगा इस किंगडम को बनाया किसने था, तो याद रखना विटेकर नहीं बोलिएगा, आप आंसर दीजिएगा अर्नस्ट हेकल, क्योंकि हेकल साहब ने ही प्रोटेस्टा किंगडम की शुरुआत की थी, उन्होंने ही बनाया था। विटेकर ने तो बस क्राइटेरिया चेंज कर दिया और उसके अंदर में नए ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया। विटेकर ने किंगडम थोड़ी ना बनाया था, विटेकर ने क्या किया था, क्राइटेरिया को चेंज किया और नए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दूसरे ऑर्गेनिज्म को यहाँ प्लेस कर दिया। उन्होंने एक ही क्राइटेरिया यूज किया था जो सभी को मालूम है, विटेकर ने एक ही क्राइटेरिया लिया था। आर.एच. विटेकर ने प्रोटेस्टा किंगडम बनाने के लिए एक ही क्राइटेरिया को यूज किया था। अब बोलिए क्या नाम है उसका, ठीक है, आर.एच. विटेकर ने एक ही क्राइटेरिया यूज किया था, वो था, बोलिए क्या है आंसर, वो था यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है जो बहुत कंफ्यूज करता है, आई थिंक पेज नंबर 17 पे एक वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है, वो बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। उसमें ये वर्ड लिखा है कि क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ध्यान से सुनना, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला ना, इनके अंदर में क्या था भाई, सेल वॉल था और ये फोटोसिंथेसिस करते थे। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में, यानी कि कैरोलस लिनियस के अकॉर्डिंग, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला को रखा गया था प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम में, ठीक है। लेकिन विटेकर का क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया अलग था, उन्होंने बोला क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला ये तो एक सेल का यूकैरियोटिक है, ठीक है, हम इसे कहां रखेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम में। तो एनसीईआरटी में वर्ड को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एनसीईआरटी में ये वर्ड है इन द अर्लियर क्लासिफिकेशन, पुराने क्लासिफिकेशन, यानी
वो कैरोलस लिनियस की बात कर रहे ना। क्लामाइडोमोनास क्लोरेला फोटोसिंथेसिस करते थे, ठीक है, सेल वॉल था, इस अकॉर्डिंग उसे प्लांट किंगडम में रखा गया था पुराने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन विटेकर ने उसे प्रोटिस्टा में रखा क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे। फिर सेकंड लाइन है एनसीईआरटी, इन द अर्लियर क्लासिफिकेशन जो अमीबा पैरामीशियम है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, इनके अंदर में सेल वॉल नहीं होता, जिसे आप प्रोटोजोन्स कहते हो। अमीबा पैरामीशियम के ग्रुप को प्रोटोजोन्स कहते हैं, प्रोटोजोन्स। अर्लियर क्लासिफिकेशन में इन्हें एनिमल्स में रखा गया क्योंकि वो होलोजोइक करते थे और उनमें सेल वॉल नहीं था। अर्लियर क्लासिफिकेशन में वो एनिमल किंगडम में रखे गए, लेकिन आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग उस किंगडम को प्लेस कर दिया गया। कहां? उस ऑर्गेनिज्म को कहां प्लेस किया गया? प्रोटिस्टा में। तो एनसीईआरटी आप जब पढ़िएगा तो ये वर्ड मिलेगा, क्लामाइडोमोनास क्लोरेला along with protozoans they are placed in the protista kingdom while they are earlier placed in the plant and animal kingdom। पहले वो प्लांट किंगडम में थे, पहले वो एनिमल किंगडम में थे, लेकिन विटेकर के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो सभी अब प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो मेरे से कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। फिर मैंने बोला था मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा एक्चुअली में क्या है भाई, ये मोनेरा था और मोनेरा से बना था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से ही बोला जाता है कि 3 किंगडम का जन्म हुआ, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो माना जाता है कि प्रोटिस्टा के अंदर में प्लांट लाइक भी ऑर्गेनिज्म होंगे, फंगस के तरह भी होंगे और एनिमल्स के तरह भी होंगे। तो प्रोटिस्टा क्या है एक्चुअली में? कनेक्टिंग लिंक है, मोनेरा को बाकी 3 किंगडम से जोड़ने वाला एक क्या है भाई? लिंक है। ठीक है, और यहाँ प्लांट के तरह भी ऑर्गेनिज्म होंगे, फंगस के तरह भी ऑर्गेनिज्म होंगे, एनिमल्स के तरह भी होंगे। तो ये भाई खिचड़ी किंगडम, यानी ये मिक्सचर है, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, प्लांट के तरह भी, फंगस के तरह भी, एनिमल्स की तरह भी। इसलिए यहाँ पास हो सकता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी हो, नॉन फोटोसिंथेसिस वाला भी हो। इसमें सेल वॉल वाले भी ऑर्गेनिज्म होंगे, विदाउट सेल वाले भी होंगे। इसके अंदर में क्या होगा भाई? ऑटोट्रॉफिक भी होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव भी होगा, होलोजोइक भी होगा, यहाँ सभी तरह के पाए जाएंगे। इसलिए मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा। चलिए ये सब बातें हमने कर ली थी। आप बताइए ध्यान से, हमारे एनसीईआरटी ने प्रोटिस्टा किंगडम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? आंसर कीजिए। हमारे एनसीईआरटी ने प्रोटिस्टा किंगडम को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, याद है? 5 का नाम याद है आप लोगों को? सबसे पहले आपने बता रखा आप लोगों को, सबसे पहले था क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स थे, और दूसरे थे डाइनोफ्लास्ट। ये प्लांट्स की तरह, ये प्लांट्स के गुण वाले थे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, सेल वॉल रखेंगे, ये प्लांट की तरह, ठीक है। अब दूसरा था यूग्लिनोइड्स, बोलिए ये कैसा कैरेक्टर का होगा? किसी को याद है? तो ये प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर वाले। हाँ एक मिनट हुए करता हूँ। हाँ दोनों की तरह होगा, ये मिक्सोट्रॉफिक वाले, ठीक है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल के जगह पे प्रोटीन की कवरिंग होंगे, पेलिकल। इनके अंदर में प्लांट के तरह सेल वॉल नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है, प्रोटीन का एक कवरिंग होगा, पेलिकल। इसके बाद मैंने आपको बोला होगा स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। दुनिया में कहीं भी मोल्ड्स वर्ड पढ़िएगा तो फंगस के लिए यूज किया जाता है। तो ये कैसा होगा? फंगस की तरह, लेकिन ट्रू फंगस नहीं होगा। सर क्यों ट्रू फंगस नहीं बोल रहे हो आप? क्यों? क्योंकि इसके अंदर में ये है तो सैप्रोफिटिक, मतलब एब्जॉर्प्टिव है, पहले पचाएगा फिर खाएगा मरे हुए पे, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। इस पे अभी हम लोग कहानी पूरा डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं आज। और लास्ट है आपको एनिमल के तरह, जिसका नाम है प्रोटोजोन्स। लास्ट में आपको पढ़ना था प्रोटोजोन्स, जिसका कैरेक्टर एनिमल से मैच करेगा, प्रोटोजोन्स जिसका कैरेक्टर एनिमल से मैच करेगा। चलिए ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में क्राइसोफाइट को कंप्लीट कर लिया, यस या नो? पिछले क्लास में हमारा क्राइसोफाइट कंप्लीट हो गया है भाई। डायटम्स, डेस्मीट्स, गोल्डन एल्गी, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, चीफ प्रोड्यूसर ऑन ओशन,
ये प्लांट ये पानी में अपने आप तैरते रहता है, पैसिवली फ्लोट। सेल वॉल में सिलिका होते हैं, मरने के बाद में पत्थरनुमा डायटोमेशियस अर्थ बनाएंगे, किसलगर कहलाएगा। साउंड प्रूफिंग में और फिल्ट्रेशन में यूज करेंगे। याद है? सारा चीज याद आ रहा है? सारे पॉइंट दिमाग में घुसे होने चाहिए। हाँ, एक एक लाइन याद होना चाहिए। क्राइसोफाइट दो पार्ट्स में, डायटम्स और डेस्मीट्स। डेस्मीट्स का नाम गोल्डन है। डायटम्स सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, डायटम्स नॉन मोटाइल, ठीक है, पानी की हेल्प से पैसिवली फ्लोट करेगा, ठीक है। सेल वॉल में सिलिका होगा, जब ऑर्गेनिज्म मरेगा तो ये सेल वॉल नीचे बैठने लगेंगे, डायटोमेशियस अर्थ बनाएगा, चीफ प्रोड्यूसर ऑन द ओशन। चलिए, याद आ गया सभी ना। तो जब भी आप पढ़ते, अगर बहुत चीजों को ध्यान से पढ़ते तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। चलिए, अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट। टॉपिक का नाम है डायनोफ्लैजलेट्स। डायनोफ्लैजलेट्स मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं दो लाइन तो बोल ही सकता हूं। पहला लाइन ये है कि ये प्लांट की तरह, तो लॉजिकल सोचो, ये प्लांट की तरह। सबसे पहले मैं बोलूं प्लांट की तरह। अगर प्लांट के तरह होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करेगा और ये ऑटोट्रॉफ होगा। एक चीज तो समझ में आया कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफ होगा, और इसके अंदर पिगमेंट भी होंगे, पिगमेंट भी होंगे, और पिगमेंट अलग अलग कलर को देंगे। पिगमेंट जो है उसमें अलग अलग पिगमेंट, तो इसलिए इसका कलर बहुत तरह का आपको दिखेगा। इंसेक्ट में देखिए, वो रेड कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है, ठीक है, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। तो जितने भी आपको कलर याद आ रहे, ठीक है, सारा कलर यहां डाल दो। यहाँ पिगमेंट अलग अलग होने के चलते यहां पास इस ऑर्गेन्स का कलर रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन, बहुत तरह का कलर का ये अपीयर हो सकता है। हाँ, डिफरेंट कलर। क्यों? पिगमेंट अलग अलग। सर पिगमेंट कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिए, यहाँ क्लोरोफिल ए है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए है, CHL मतलब क्लोरोफिल ए है। उसको सपोर्ट करने के लिए उसके चेले चपाटे हैं। मेन है क्लोरोफिल ए, फिर से बोलता हूं, मेन है क्लोरोफिल ए। चेला चपाटा है क्लोरोफिल सी। एक और चेला है जिसका नाम है कैरोटीन, कैरोटीन। और एक चेला का नाम है ज़ैंथोफिल। आपने ये सब नाम सुन रखा है। इसी को मैं कहता था कैरेटिनोइड्स। याद कीजिए, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को मिला के कहते थे कैरेटिनोइड्स। ज़ैंथोफिल, ठीक है, कौन सा है? डीनोज़ैंथीन। देखो नाम में लिखा है, ठीक है, डायनोफ्लैजलेट है तो डीनोज़ैंथीन, ज़ैंथीन। इसी के कलर के चलते ये अलग अलग कलर का होता है, ये अलग अलग कलर का होता है, इसलिए कोई रेड दिखेगा, कोई येलो दिखेगा, कोई ब्राउन दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, अलग अलग कलर के दिखेंगे, क्योंकि इसमें ज़ैंथोफिल अलग अलग होते हैं, अलग अलग कलर के अपीयर होते हैं, ठीक है। सेकंड, नाम में ये लिख रहा है कि डायनो मतलब दो, डायनो मतलब दो, इसमें दो फ्लैजला होगा। अगर मुझे कुछ समझ में ना आए तो मैं ये तो कह सकता हूं कि इसके अंदर दो फ्लैजला है। एक फ्लैजला देखिए इधर होगा, इस तरह का डायरेक्शन में होगा, एक इधर होगा, यानी एक ट्रांसवर्स होगा, ये ट्रांसवर्स है, और एक होगा लॉन्गिट्यूडनल ना। दोनों ऐसे नहीं होंगे, ये क्लामाइडोमोनास की तरह ऐसे नहीं होगा, दो हैं। ध्यान से देखिए, ये मैंने बनाया फिगर डायनोफ्लैजलेट्स, ठीक है। बोला जाता है कि इसके सेल वॉल, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर में, एक मिनट यार तुम लोग, ठीक है, इसके अंदर में सेल वॉल है। सेल वॉल में छोटे छोटे प्लेट्स बने होते हैं, छोटे छोटे प्लेट्स बने होते हैं, ध्यान से सुनना। सेल वॉल में छोटे छोटे प्लेट्स बने होते हैं, देखिए ध्यान से, अभी ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर में सेल वॉल में छोटे छोटे प्लेट्स बने होते ना, सेलुलोज के प्लेट्स होते। सर क्यों? अपने आप को बचाने के लिए ना, अपने डिफेंस के लिए इन्होंने छोटे छोटे खांचे बना लिए। इसे कहते हैं हम लोग प्लेट्स, इसे कहते हैं हम लोग प्लेट्स। तो जैसे पुराने जमाने में जो सेनापति होता था या जो सोल्जर्स होते थे, वो क्या करते थे? लोहे के खांचे पहन लेते थे, हाँ, जिससे कि अगर तलवार लग भी जाए तो उसे कुछ ना हो। तो ये आर्मी लाइक दिखते, ये दिखते आर्मी के तरह,
आर्मी लाइक एल्गी। क्यों भाई? इनकी सेल की जो बनावट है, बाहर का जो कवरिंग है वो आर्मी लाइक ना, इसलिए एक वर्ड आप सुनिएगा, आर्मोर्ड एल्गी। आर्मोर्ड एल्गी फिर से समझ लीजिए, क्यों? इसके ना, इसके बाहरी स्ट्रक्चर पे ऐसे ऐसे सेल प्लेट होते हैं, किसके बने हुए? सेलुलोज। किस लिए? डिफेंस के, डिफेंस के लिए, इसलिए आर्मी लाइक एल्गी कहते हैं, इसे को कहते हैं आर्मोर्ड एल्गी। ठीक, जैसे वहां सिलिका था, वहां सिलिका था हार्डनेस के लिए, तो यहां पर सेल प्लेट है। अब देखिए यहां पर दो फ्लैजला है, एक फ्लैजला देखिए यहां से, ये एक फ्लैजला है, इसे कहेंगे ट्रांसवर्स, और ये एक फ्लैजला है। क्या दोनों का डायरेक्शन आपको समझ में आता है? दोनों का डायरेक्शन समझ में आ रहा है? एक देखिए ट्रांसवर्स है, ठीक है, लिख देता हूं ट्रांसवर्स, और एक जो है वो सीधा है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। तो कितने हो गए बोलिए? दो फ्लैजला, तो नाम डायनोफ्लैजिलेट्स। ये मेनली मरीन वाटर में पाया जाएगा, खारे पानी में पाए जाएंगे, इसलिए आपको कभी दिखेगा नहीं। ये मरीन वाटर में यानी कि समुद्र में पाया जाएगा, ओशन में पाए जाएंगे, खारे पानी में पाया जाएगा, मेनली मरीन कंडीशन में ही पाया जाएगा। ठीक है सर, चलेगा कैसे? ध्यान तो सुनिए, ये बच्चा आपका एक डायनोफ्लैजिलेट्स है, ठीक है, और इसके अंदर दो फ्लैजला है, ये फ्लैजला है, ये फ्लैजला चलेगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा। ध्यान तो सुनो, उल्टा होता है, कहानी उल्टी होती है। आपने फ्लैजला मारा तो उससे ताकत क्रिएट हुआ, फोर्स क्रिएट हुआ, वो पीछे की तरफ भागेगा, और ये फ्लैजला जब चलेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर से, और ये वाला फ्लैजला चला तो इधर जाएगा, उल्टा। अब एक साथ दोनों फ्लैजला चल गए, तो एक साथ दोनों फ्लैजला चलो तो कैसे होगा? देखो, पीछे गया ऐसे गया, पीछे गया ऐसे गया, पीछे गया ऐसे गया। हाँ तो देखिए ना, पीछे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, पीछे जाएगा ऐसे जाएगा, पीछे जाएगा, तो ये भाई नचने लगेगा लट्टू के तरह। लट्टू देखा है ना, ऐसे ही नाचता है पूरा, घूमने लगता है, फिर भागता है, फिर नाचता है, फिर भागता है, फिर नाचता है, तो लट्टू की तरह नाचता है। हाँ, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं वर्लिंग मूवमेंट, WHIRLING। फिर से लिख देता हूं, वर्लिंग, WHIRLING, वर्लिंग विप कहते, क्योंकि ये लट्टू की तरह नाचता है। ठीक है, तो मेरे से ये याद होना चाहिए। फिर से मैं बोलूं, इनके अंदर दो फ्लैश है, एक सीधा है, एक ऐसे, देखिए ऐसे, तो ये वो लॉन्गिट्यूडनल, ये वो ट्रांसवर्स। अब ये फ्लैजला चलेगा तो पीछे जाएगा, और ये फ्लैजला चलेगा तो इधर जाएगा, तो कैसे जाएगा भाई? पीछे फिर ऐसे, पीछे फिर ऐसे, तो ये भाई एक तरह से कहे तो लट्टू की तरह नाचते रहते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं वर्लिंग मूवमेंट, और इसी को नाम दिया वर्लिंग विप। तो मेरे से याद होना चाहिए। फिर से बोल देता हूं, डायनोफ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजला, प्लांट के तरह है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, पिगमेंट भी रखेगा, तो कई तरह के ये कलर देगा, कई तरह के कलर देगा। सर क्यों? क्योंकि पिगमेंट में अलग अलग कलर, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, क्लोरोफिल सी है, कैरोटीन है, और ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल यहाँ पर अलग अलग कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नया चीज बताता हूं जो एनसीईआरटी में नहीं, इसे कहा जाता है फायर एल्गी। डायनोफ्लैजिलेट को कहा गया फायर एल्गी। सर क्यों? आग देता है क्या? सर ये आग बनाता है क्या? फायर एल्गी। इसे कहते हैं नाइट लैंप, इसे कहते हैं नाइट लैंप, रात में लैंप का काम करता है समुद्र में। सर क्यों? इसे कहते हैं घोस्ट एल्गी, यानी ये भूत है। घोस्ट मतलब भूत होता है ना, घोस्ट एल्गी। सर मतलब क्या है? सबका मतलब एक ही, एक लाइन में क्लियर हो। इसे मैंने कहा फायर एल्गी, लेकिन याद रखिएगा आग नहीं लगाता है भाई, आग नहीं लगाता। नाइट लैंप रात में जलता है, रात में लाइट इमिट करेगा, नाइट लैंप समुद्र में लाइट देगा, और इसे कहेंगे घोस्ट एल्गी, भूत वाला एल्गी। बोले मतलब सर? एक लाइन, इसके अंदर में डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर में, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर में
कुछ केमिकल होते हैं जिसका नाम होता है ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन, और यही जब रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है तो ये लाइट इमिट करता है, वो लाइट इमिट करता है, लाइट देता है। और याद कीजिए, जो ऑर्गेन्स के अंदर में लाइट इमिट होता है, ग्लो करता है, जलता है, उसे हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, बायोलुमिनेसेंस। याद आया? बायोलुमिनेसेंस याद आया? जो रात में लाइट देता है, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स आपने बचपन में देखे होंगे, वो बच्चा जलता है, हाँ, वो नीला कलर देता है, हाँ, अब देखा होगा। तो रात में जो लाइट इमिट करता है, ऐसा ऑर्गेन्स को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। क्या सर दिन में नहीं दिखता है क्या? क्या सर वो रात में ही केवल देगा, दिन में नहीं देगा क्या? दिन में भी देगा, लेकिन दिन में सनलाइट में दिखेगा नहीं। दिन में सनलाइट में दिखेगा नहीं तो हमें लगता है केवल रात में वो जलता है, हाँ। तो इनके अंदर में भी वो केमिकल है जिसे रात में वो लाइट इमिट करता है। जैसे टीनोफोरा पढ़ा होगा, टीनोफोरा में ऐसा होता है, सिलेंट्राटा टीनोफोरा में ऐसा होगा। अब बेचारे पुराने जमाने में लोग शिप से जा रहे, छोटे मोटे नाव से जा रहे, और अचानक से सामने में देखा कि भाई ये रात में पूरा का पूरा लाइट जल रहा है, पूरा का पूरा लाइट जल रहा है पूरे समुद्र में। तो उन्हें लगा भैया भूत है। रात में जा रहे तो लगा भाई पूरा का पूरा भूत बैठा हुआ है, रात में लाइट निकल रहा है, वो भाग जाते थे, वो रात में सफर ही नहीं करते थे। बाद में पता चला रे भाई वो छोटे मोटे डायनोफ्लैजलेट्स है, एक साथ सारे के सारे लाइट इमिट करते हैं, तो पूरा समुद्र में लगता है लैंप बन गए, लैंप की तरह काम कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, इसलिए नाम दिया गया नाइट लैंप। उसे लोग देख करके डर जाते थे तो नाम दिया गया घोस्ट एल्गी, और वो लाइट इमिट करता है इसलिए नाम दिया गया फायर एल्गी, नाम दिया गया फायर एल्गी। अब आई भेजे में बात, तो ये सारे करते हैं। एक मेंबर है जो आपको पढ़ना होता है, नॉक्टिलुका, मेनली उसके अंदर ऐसा देखा जाता है, नॉक्टिलुका मेनली उसके अंदर में ऐसा देखा जाता है। टीनोफ्लैजलेट्स का एक एग्जांपल है नॉक्टिलुका, उसके अंदर में मेनली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट में पूछा गया, थोड़ा मजेदार था। भूत वाला एल्गी, नाइट लैम्प, फायर एल्गी, तो मुझे बताना पड़ा, लेकिन नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। चलिए यहां तक मेरे में से सभी को क्लियर है? यस नो फटाफट बताइए, हैंड रेस कीजिए। यहां तक सभी को क्लियर है? लेक में नहीं भाई, मैंने बोला मरीन कंडीशन में, मरीन मतलब समुद्र के कंडीशन में केवल पाया जाएगा। ठीक है, तुमने कई सारे मूवी में देखा होगा, कई सारे तुमने मूवी में ऐसा देखा होगा, लाइफ वाइफ पाई, ये सब मूवी जो बनी है ना, वहां दिखाया गया। ठीक है, वो सब दिखाया गया। हाँ, ये नॉक्टिलुका है, डिनोफ्लैजलेट्स का एक मेंबर है नॉक्टिलुका, उसी को हमने कहा घोस्ट एल्गी, भूत वाला एल्गी, नाइट लैम्प। ठीक है, हाँ, स्काई फाई, कई सारे मूवी में आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, ये कई सारे आपने मूवी में देखा होगा। चलिए अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये एनसीईआरटी से एवब का चीज था, अब एनसीईआरटी पे वापस आते हैं, ध्यान से सुनिए। डिनोफ्लैजलेट्स का एक मेंबर है जिसका नाम है गोनिओलैक्स, गोनिओलैक्स। ठीक है सर, ये क्या करता है गोनिओलैक्स? ठीक है, गोनिओलैक्स, ठीक है, ये क्या करें? ये सी है, सी है, सी है, सी के अंदर में ये गोनिओलैक्स अचानक से अपने नंबर को बढ़ाएगा, अचानक से अपने नंबर को बढ़ाएगा। ठीक है, और इसके अंदर पिगमेंट है रेड कलर वाला, तो समुद्र के अंदर में ये पूरा रेड कलर अपीयर होने लगेगा, और जब लहरें चलेगी, हम किसे क्या कहते हैं? टाइड्स। टाइड समझ में आ रहा है? पढ़ा ना, लो टाइड्स, हाई टाइड्स, समुद्र। ठीक है, ओशन है, यहाँ पास मून है, मून की तरफ कुछ अट्रैक्शन होता है तो हाई टाइड्स बनता है। तो ये टाइड से क्या होंगे, एक से दूसरे जगह लहरें बनाते हुए ट्रांसफर करेंगे। तो जब ऊपर से देखता है कोई लाइट से या इस तरह से, तो जब टाइड्स बनते हुए लहरें दिखती है तो पूरा रेड कलर का दिखता है, पूरा रेड कलर का दिखता है।
तो उसे लगता है कि पानी में खून है, पानी के अंदर केवल ब्लड है, खून है। हाँ, तो पता चला भाई टाइड्स आ रहा है, उसमें खूब सारा खून है। नहीं, तो जो टाइड्स बना वो रेड कलर का है, क्योंकि यहाँ पास एक ऑर्गेनिज्म है जो अपना खूब ग्रोथ कर लिया है, जिसका नाम है गॉनी ओलेक्स, और यही कलर देगा रेड। तो ये बनाता है रेड टाइड्स, रेड टाइड्स। अब एक यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैं अलग से बता दूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। रेड टाइड्स को डू नॉट कंफ्यूज विथ, फिर से लिख देता हूं, डू नॉट कंफ्यूज विथ, आपको कंफ्यूज नहीं करना है रेड टाइड्स को रेड सी के साथ। हमने रेड सी अलग से डिस्कस किया था। मैंने बोला था एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम, क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है और उसमें बच्चा गड़बड़ कर चुका है। अगर क्वेश्चन में आया रेड सी कौन बनाएगा, लाल सागर, रेड सी कौन बनाएगा, आंसर ट्राइकोडेस्मियम। क्वेश्चन रेड टाइड्स आएगा तो आंसर गॉनी ओलेक्स। बच्चा क्या करता है, बस रेड वर्ड पढ़ता है, आ गया रेड सी किसने बनाया, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है रेड सी रेड टाइट्स, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम आंसर गॉनी ओलेक्स कर देंगे। नहीं, गॉनी ओलेक्स रेड टाइट्स बनाएगा और ये ट्राइकोडेस्मियम रेड सी बनाएगा। फिर से बोल देता हूं, डू नॉट कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं करना है। रेड सी अलग चीज है, रेड टाइट्स अलग चीज है। गॉनी ओलेक्स बहुत लार्ज स्केल में ग्रो करेगा और यहाँ टॉक्सिन रिलीज करेगा, वहां टॉक्सिन भी रिलीज करता है। इसी टॉक्सिन के खाने से, इसी टॉक्सिन के खाने से वहां की फिश, मछलियां, ठीक है, उनका डेथ होने लगता है। लार्ज स्केल में मरीन ऑर्गेनिज्म, मरीन समुद्र में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का डेथ होने लगता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को अगर इंसान खा ले, ह्यूमन बीइंग खा ले, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अगर इंसान खा ले, हम मरेंगे तो नहीं, हमें पैरालिसिस हो जाएगा, हमें पैरालिसिस हो जाएगा, नर्वस डिसऑर्डर हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। लेकिन हमें टेंशन नहीं, हमें डरना नहीं है। गॉनी ओलेक्स हमारे तालाब में, नदियों में, झील में नहीं मिलता, क्योंकि पहले ही मैंने बोला डिनोफ्लैजिलेट मरीन कंडीशन में रहता है, समुद्र में रहता है, और समुद्र वाली मछली हम थोड़ी ना खाते, समुद्र की मछली हम थोड़ी ना खाते हैं। तो फिर से बोल लो, गॉनी ओलेक्स रेड टाइड्स बनाएगा और वो साथ साथ टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब जहर, टॉक्सिन मतलब जहर, पॉइजन रिलीज करेगा। हाँ, इसी पॉइजन को लेने के बाद में वहां फिश जो है या मरीन ऑर्गेन्स का लार्ज स्केल में डेथ होगा, और ऐसे ऑर्गेन्स को अगर ह्यूमन बीइंग खाएगा तो उसे पैरालिसिस होगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। चलिए दिखा देता हूं, एक मिनट, डायनोफ्लैजिलेट्स, 1 मिनट, तो फटाफट पढ़ लो, देखो कितना टाइम लगेगा। चलो फटाफट। दीज ऑर्गेन्स आर मोस्टली मरीन, खारे पानी में, फोटोसिंथेटिक क्योंकि प्लांट के तरह है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, बहुत तरह का कलर होगा क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट अलग अलग पाए जाते हैं। ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, पिगमेंट के अलग अलग होने के चलते इनका कलर अलग अलग चेंज हो जाता है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट, बोला था ना खांचे होंगे छोटे छोटे, इसलिए आर्मी लाइक एल्गी कहेंगे। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला, इसलिए नाम पड़ा डायनोफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजला, 1 लॉन्गिट्यूडनल, इधर देखिए 1 लॉन्गिट्यूडनल, 1 ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। एंड अदर ट्रांसफर इन ए फरो, फरो मतलब जो गड्ढा होगा, ठीक है, बीच में मैंने बनाया था जो हॉलो कैविटी बनाई थी, इसे फरो कहते हैं इंसेक्ट, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, गॉनी ओलेक्स बोला था, रेड टाइड्स बनाई, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, तेजी से डिवाइड करेगा, एंड दे मेक द सी अपीयर रेड, जब लहरें चलेगी तो लगेगा पूरा लाल रंग से, खून से भरा हुआ बन गया है, तो उसे कहा गया रेड टाइड्स। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो चलिए यहां तक क्लियर है सभी को। टाइड्स, अरे भाई टाइड्स, अरे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लो टाइड्स बड़े बड़े लहरें बनती है ना, हाई टाइड्स जो समुद्र का पानी लहरें बनाता है उसे टाइड्स कहते हैं। तो जब ये टाइड्स बनेगा और पानी जब मूव करेगा तो लगेगा पूरा लाल रंग से, खून से भरा हुआ है, तो इसलिए नाम दे दिया गया लाल टाइड्स, रेड टाइड्स, ठीक है।
रेड सी अपीयर, रेड में डिफरेंस क्या है? अरे ये रेड सी, बस रेड सी में ऐसा होगा, ये टाइड्स में ऐसा होगा, ये किसी भी समुद्र के टाइड्स में ऐसा देखा जाएगा। ठीक, चलो मेरे में से यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। वर्लिंग मूवमेंट, अरे भाई देख लेना लेक्चर। वर्लिंग मूवमेंट क्या है बता भाई? लट्टू के तरह, लट्टू के तरह दो फ्लैजला है, एक फ्लैजला चलेगा तो पीछे जाएगा, दूसरा फ्लैजला है तो इधर जाएगा, पीछे गया इधर गया, पीछे गया इधर गया, तो ये एक तरह से नाचने वाला हो गया, इसलिए कहा गया वर्लिंग, लट्टू के तरह मूवमेंट शो करेगा, वर्लिंग। पिगमेंट का नेम, अरे भाई अभी बताया था पिगमेंट का नेम, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल का नाम डिनोज़ैंथिन है, क्योंकि डिनोफ्लाज्मिड्स में हम लोग पढ़ रहे। कर लेगा? चल अब एक मैं हाई फाई क्वेश्चन बताता हूं जो तुम्हारे लिए हो सकता है आगे में इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है, कई क्वेश्चन बनाने के दौरान मिले। दुनिया में दो तरह के सेल, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। तुम्हारे लिए बस यही याद है ना, दुनिया में दो तरह के सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बीच में एक और सेल पैदा हुआ था जिसका नाम है मीजोकैरियोटिक, जिसका नाम है मीजोकैरियोटिक। बोले ये क्या है सर? हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें फॉलो नहीं करना। हमारे सिलेबस में प्रोकैरियोटिक है, हमारे सिलेबस में यूकैरियोटिक। तो सर ये मीजोकैरियोटिक कौन है? तो बोला गया इसका न्यूक्लियस होगा मीजोकैरियोन, मीजोकैरियोन। ठीक है सर, कौन ऐसा है? तो साइंटिस्ट का मानना है, तुम्हें नहीं फॉलो कर। फिर से मैं बोलूं, रिसर्च नहीं करेगा ना। मीजोकैरियोटिक सेल सर कौन है दुनिया में? माना जाता है डिनोफ्लाजलेट्स, माना जाता है डिनोफ्लाजलेट्स। तो सर ये तो यूकैरियोटिक है ना, मैंने यही तो बोला, हमें मीजोकैरियोटिक फॉलो नहीं करना है, ठीक है। डिनोफ्लाजलेट्स कैसा है? यूकैरियोटिक। तो सर होता क्या? ध्यान से, डिनोफ्लाजलेट्स में क्या है, ध्यान से सुनो। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ट्रू न्यूक्लियस है, अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, अंदर में न्यूक्लियोलस भी है, ट्रू न्यूक्लियस है, अंदर में डीएनए है, लेकिन इस डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। बस एक ही डिफरेंस है, डीएनए में हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट होगा, हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट होगा। ऐसे न्यूक्लियस को हम मीजोकैरियोन कहते हैं। ट्रू न्यूक्लियस तो है, लेकिन इसके अंदर में बोलो क्या, इसके अंदर में हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट है। तो हम भाई इसे मानते ही नहीं, इसे यूकैरियोट ही मानते। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं ये मीजोकैरियोटिक नेचर का, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं इसे मीजोकैरियोटिक नेचर का है। तो कहीं एक वर्ड आ जाए मीजोकैरियोटिक, मीजोकैरियोन, तो बस याद रखना डिनोफ्लाजलेट्स में डीएनए में हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं होता। आ गई? इसके अलावा रिसर्च नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा कौन से। तो बोले सर यूकैरियोटिक में पढ़े, हम यूकैरियोटिक पढ़े, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि मीजोकैरियोटिक है। ठीक, चलो मीजोकैरियोटिक क्लियर है सभी को? चलिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। चलिए सबसे पहले बताइए, व्हाट अबाउट क्राइसोफाइट्स? अरे भाई साहब बता रहे भाई, क्राइसोफाइट मैंने नहीं पढ़ा है, बता क्या मैंने क्राइसोफाइट छोड़ दिया क्या? बताओ रे भाई तुम लोग, क्या मैंने क्राइसोफाइट छोड़ दिया? कहाँ रहता है रे भाई, पिछले पूरे एक क्लास में करा दिया है, पूरा एक क्लास क्राइसोफाइट कंप्लीट कराया है भाई साहब। हाँ अभी बोले सर क्राइसोफाइट आपने छोड़ दिया, मीजोकैरियोन है क्या? नहीं, क्राइसोफाइट मीजोकैरियोन नहीं है, क्राइसोफाइट मीजोकैरियोन नहीं है, दुनिया में एक ही है, वो डायनोफ्लाजलेट्स। ठीक है, ठीक है, एक ही है जो, कौन है भाई? मीजोकैरियोन दुनिया में एक ही है जो डायनोफ्लाजलेट्स है। मैं फिर से क्लियर कर, चलिए ठीक है, चलिए तो वापस से, अच्छा ठीक है ये यार, चलो कोई नहीं। अब मैं 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लास एंड होगा, रीज्वाइन करेंगे, फिर स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोन्स को कंप्लीट भी करना है, आज कंप्लीट करेंगे, 100% करेंगे, 20 मिनट्स में हम लोग 100% कर ही देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, ये बताइए कि जो डायनोफ्लाजलेट्स है उसमें कितने फ्लैजला होंगे, फटाफट। डायनोफ्लाजलेट में नंबर ऑफ फ्लैजला कितना होगा? 2।
ठीक है, क्या दोनों एक पोजीशन में होंगे या अलग अलग पोजीशन पे होंगे? दोनों एक पोजीशन में होंगे, अलग अलग पोजीशन में होंगे, अलग अलग पोजीशन में होंगे। चलिए दूसरा, आर्मी लाइक एल्गी किसे कहते हैं? आर्मी लाइक एल्गी किसे कहते हैं? डायनोफ्लाजिलेट्स। ठीक है, किसे हम लोग, किस ऑर्गेनिज को हम लोग कहते हैं घोस्ट एल्गी? किसे हम लोग कहते हैं नाइट लैम्प? किसे कहते हैं फायर एल्गी? ठीक है, तो डायनोफ्लाजिलेट्स को ही कहते हैं, उसका एक मेंबर है, ठीक है, नॉक्टिलुका, जहां ऐसा देखा जाएगा, नॉक्टिलुका ऐसा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए रेड टाइड्स कौन बनाएगा? कौन सा ऑर्गेनिज्म रेड टाइड्स बनाता है? नॉक्टिलुका बनाता है, गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स रेड टाइड्स बनेगा। और रेड सी कौन बनाएगा? रेड सी कौन बनाएगा? रेड सी कौन बनाएगा? ट्राइकोडेस्माटा नहीं रे भाई, ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम। क्लास एंड होगा, रीज्वाइन करेंगे, वापस हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि मीजोकैरियन दुनिया में एक ही है। हाँ, मीजोकैरियन दुनिया में एक ही को माना जाता है, जिसका नाम डायनोफ्लाजिलेट्स है। ठीक है, याद रखना, मीजोकैरियन का मतलब हिस्टोन नाम का प्रोटीन